क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था शुरू से ये मानते आई है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर क्रिमिनल लेयर एक क्रिमिनल वर्ग एग्जिस्ट करता है। वो उसके आधार पे इन्होंने जजमेंट दिया है। दूसरा ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के 341 आर्टिकल को अमेंडमेंट कर सकता है, और इन्होंने बैकवर्ड क्लास का जो बीपी मंडल के समय में एक बैकवर्ड कमीशन बना था उसको और शेड्यूल कास्ट के बातों को डाइल्यूट कर देते हैं। साथ ही जो 341 ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज एक अलग कैटेगरीज है और बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज एक अलग कैटेगरी है। अगस्त 2024 को जो ये जजमेंट आया है शेड्यूल कास्ट को कैटेगराइजेशन का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगराइजेशन करने के लिए, यह बेसिकली असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और कहीं न कहीं इस पूरे जजमेंट पे ब्राह्मणवादी सोच हावी नज़र आती है। यदि हमारे हाथ में पूरे जजमेंट की कॉपी है, उस कॉपी के हवाले से अगर हम बात करें तो जो 6 जजेज़ हैं जिसमें विक्रम नाथ हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़ और मित्तल साहब, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर क्रिमिनल लेयर एक क्रिमिनल वर्ग एग्जिस्ट करता है। वो उसके आधार पे इन्होंने जजमेंट दिया है। दूसरा ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के 341 आर्टिकल को अमेंडमेंट कर सकता है, और इन्होंने बैकवर्ड क्लास का जो बीपी मंडल के समय में एक बैकवर्ड कमीशन बना था उसको और शेड्यूल कास्ट के बातों को डाइल्यूट कर देते हैं। साथ ही जो 341 ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज एक अलग कैटेगरीज है और बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज एक अलग कैटेगरी है। पर ये जो जजमेंट है सबको एक साथ खड़ा कर देता है। तो अगर हम इसी जजमेंट के एक ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं, अगर उनका हवाला देखा जाए तो ये साफ साफ पता चलता है कि यह जजमेंट अपने आप में गलत जजमेंट है, असंवैधानिक है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो संविधान सभा में दिए गए बयान हैं 341 के ऊपर, जब वो 300 बोल करके आर्टिकल बोला जाता था, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है उसका हवाला देखा जाए तो लगता है कि ये जजमेंट एक गलत जजमेंट है। मैं अगर सरली भाषा में बात करूं तो 2-3 बातें हैं। पहला बात ये कि यह जजमेंट गलत क्यों है। गलत जजमेंट ये है कि यदि हम कई जजमेंट का हवाला देखा जाए, एक जजमेंट है कि EB चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ AP जजमेंट है, और एक जजमेंट है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है। यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट 9 बेंच का जजमेंट है। 9 बेंच का जजमेंट 9 जजेस रहे हैं, और ये जो 9 बेंच का जजमेंट है, इन्होंने ये बताया कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी जो है एक होमोजीनियस कैटेगरी है, यानी एक जैसी कैटेगरीज है। और ये होमोजीनियस कैटेगरी कहने के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस समय का जो जजमेंट था, उसका मानना था कि जो भी दलित समाज का व्यक्ति है उसके साथ जातिगत भेदभाव होता है। जैसे अगर चमार के साथ पानी पीने का नहीं दिया जाता है, टेम्पल एंट्री नहीं है, तो पासी समाज के साथ भी है, वाल्मीकि समाज के साथ भी है, धोबी समाज के साथ भी है, मुसहर समाज के साथ भी है, और सारे समाज के साथ है। इसीलिए इसको होमोजीनियस कैटेगरी माना जाता है। दूसरा, अगर इकोनॉमिकल स्टेटस देखें तो हमको लगता है कि पूरे भारत में जहाँ पे भी ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज एग्जिस्ट करती है, आर्थिक रूप से लगभग बहुत ज़्यादा लोग संपन्न नहीं हैं। बहन मायावती का अगर हवाला दिया जाए तो कहती हैं कि जाटों में 2-4%, 10% लोग संपन्न हैं, बाकी 90% लोग तो संपन्न नहीं हैं। तो जाहिर ये बात बिल्कुल सही। इसी तरह से मीणा समुदाय में अगर 2-4% संपन्न हो जाते हैं ट्राइबल में, तो सब संपन्न नहीं है। इसी तरह से दूसरे जो धोबी बिरादरी है, जो दूसरे समाज हैं, तो जो इंदिरा साहनी और यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था, वो निश्चित तौर पे एक अच्छा जजमेंट था, जिसमें ये कह दिया गया है कि ये एक होमोजेनियस कैटेगरी है। लेकिन ये जो वर्तमान 7 बेंचों की जजमेंट था,
वो इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है। मुझे लगता है कि इस जो जजमेंट आई है, इस पे कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी सोच हावी है, कहीं ना कहीं मनोवादी सोच हावी है, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था शुरू से ये मानते आई है कि रिजर्वेशन, एससी का रिजर्वेशन चमार खा जाते हैं, आदिवासी का रिजर्वेशन मीणा खा जाते हैं, ओबीसी का रिजर्वेशन यादव खा जाते हैं, यदि ओबीसी का रिजर्वेशन की बात करें। लेकिन 85% के लोग अपने मेहनत के दम पे ये कुछ प्राप्त किया है, कुछ आरक्षण भी प्राप्त किया। विवेक कुमार के हवाले से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। क्या आरक्षण के आधार पे कोई डेटा इनके पास अवेलेबल है? क्या आरक्षण के आधार पे कितने लोगों का भला हुआ है? क्या जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया है, क्या वो मेहनत नहीं किए हैं? क्या केवल आरक्षण के बल पे ही वो आगे बढ़े हैं? तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह जजमेंट गलत है। 341 का हवाला देते हुए मैं कह रहा हूँ कि जो संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि 341 में बदलाव नहीं लाया जा सकता, राष्ट्रपति को भी लिमिटेड पावर है। ये जो 6 बेंचों की जजमेंट हुई, ये कहती है कि राष्ट्रपति के पास सब शेड्यूल कास्ट को क्लासिफिकेशन करने के लिए पावर है, जो कि गलत है। 341 ये कहता है कि केवल पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है जो लेजिस्लेशन या कानून बना सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। लेकिन दुखद बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपना प्रेजुडिस प्रैक्टिस करते हुए ये इसमें बदलाव लाया। एक और बात इसमें कहा गया है कि बेला एम त्रिवेदी मैडम ने कहती हैं, जो ऑनरेबल जज हैं, वो कहते हैं कि एक हवाला देते हुए कि जो शेड्यूल कास्ट है उसमें क्रीमी लेयर नहीं हो सकता, न है। और जो ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, या ईवी चेन्नैया का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में भी साफ साफ कहा है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर क्रीमी लेयर नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये गलत है। कुछ जजमेंट ये कहते हैं कि जो जजमेंट 9th बेंच का जजमेंट है, उसके आधार पे उसको हमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। तो ये भी एक गलत जजमेंट है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान जजमेंट है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था से प्रेजुडिस जजमेंट है। नेक्स्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि बेला एम त्रिवेदी मैडम जो ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने भारत के अफर्मेटिव एक्शन को ध्यान में रखते हुए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उस पर ध्यान रखते हैं, जैसे उन्होंने काफ़ी फंडामेंटल राइट्स का दिया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 162, 164, तमाम जो आर्टिकल हैं जो ये कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और ऑनरेबल जज त्रिवेदी मैडम भी कहती हैं कि जो राज्यों को ये पावर देने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या संवैधानिक पीठ का ये उल्लंघन है। तो यह एक गलत जजमेंट है। मुझे दुख इस बात का है कि जो उम्मीद हम एम गवई से उम्मीद कर रहे थे, कवि कांसीराम साहब अपनी पुस्तक चमचा युग में उनके पिताजी के बारे में जिक्र करते हैं और आरपीआई नेता हुआ करते थे, और भारत में एक दलित समाज के में इनका एक बड़ी इज्जत है उनके पिताजी का। उन्हीं के बेटे हैं राजेंद्र गवई, और राजेंद्र गवई जो हैं जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उन्होंने 182 पेज में लगभग जजमेंट दिया है और कई जगहों पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का हवाला दिया है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उन्होंने कितना गलत इंटरप्रेट किया है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो बेला एम त्रिवेदी का जजमेंट अगर पढ़ते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे वो बदल जाते। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इनका जजमेंट नहीं पढ़ा? क्या गवई साहब ने बेला एम त्रिवेदी का भी जजमेंट नहीं पढ़ा? मुझे तो दुख हो रहा है कि जितने भी जजेज हैं एक दूसरे का जजमेंट ठीक से पढ़े नहीं, बल्कि बेला मैडम ने उनके 6 का जजमेंट पढ़ा है और उसका हवाला भी दिया हुआ है। उन्होंने अपने शुरुआत के ही जजमेंट में कहा कि कैसे एम डगलस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका का हवाला दिया कि कैसे डिसेंटिंग हमारा अधिकार है, कैसे समाज बदलता है। उन्होंने एक और भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका का हवाला दिया है।
तो उन्होंने कई जगहों पे हवाला दिया और लास्ट में वो कहती हैं कि जो ये हवाला इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 9 बेंच का जजमेंट था, और प्लस ये कह रहे हैं ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा का जजमेंट था, वो जजमेंट ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं लिया जा सकता और लिहाजा उसी जजमेंट को हमें मानना चाहिए। अब ये है कि क्या सोच करके हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट लिखा। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जेल में जाके जाति देखते हैं, एक तरफ हमारे चीफ जस्टिस जाते हैं अमेरिका, तो वहाँ पे ब्रेंडिस यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे संविधान पे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करते हैं, सबका अनावरण करते हैं, लेकिन जब जजमेंट देने की बात आती है तो वो जो बीजेपी का मुख्य एजेंडा है उसके पक्ष में जजमेंट देते हैं। मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, न मैं अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस का कोई अवहेलना है, बल्कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे मनोवाद के से प्रभावित हैं और ब्राह्मणवादी सोच के कहीं न कहीं डायरेक्टली, जिसे मैं एंटोनियो ग्राम्सी के शब्दों में हिंदू हेजिमनी कहता हूँ, वो हिंदू हेजिमनी के शिकार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।